डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर साहित्य के क्षेत्र में बड़ा नाम है और अभी हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी ने सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान से सम्मानित किया है। नारी की वेदना का बिल्कुल सही शाब्दिक चित्रण आपने किया है और जी। सार्थक किया है। आगे बढ़ते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे आपके रुचियों के बारे में, खान-पान, व्यवहार में आपको क्या पसंद है? रुचियाँ तो मेरी सबसे पहली तो रुचि मेरी पुस्तकें पढ़ना। बचपन से ही ये ऐसा शौक लगा था। कई बार तो एक-एक दिन में कि सुबह से लेकर शाम तक पुस्तक पढ़ लेना। लेकिन अभी अभी तक भी वो रुचि बनी हुई है। और उसके साथ-साथ मेरी रुचि जो है वो यात्राएँ करना। अपने देश के विभिन्न स्थलों को देखना, पर्यटन स्थल हैं, यहाँ तक कि गाँव में भी जाना अच्छा लगता है। विदेशों में भी जाना अच्छा लगता है। जब जब भी अवसर मिला, लगभग 8-9 देशों में मैं जा चुकी हूँ। यात्राएं की हैं, बहुत कुछ वहाँ भी सीखने को मिला। बहुत सारी बातें जो हम अपने लेखन में, साहित्य में भी ला सकते हैं, बहुत कुछ मिला उससे। इसके साथ साथ मेरी बचपन से ही खेल कूद में बहुत रुचि थी। मैं अपने स्कूल, कॉलेज, उसके बाद हमेशा ही बेस्ट एथलीट रही। वो मेरी अब भी वो मुझे जज़्बा जो है अब भी मुझ में है। मैं जो कुछ कर सकती हूँ, खेल-कूद नहीं कर सकती, जितना कर सकती हूँ व्यायाम, सैर, ऐसा कुछ भ्रमण करना ये मुझे अच्छा लगता है। और इसके साथ मुझे बागबानी करना अच्छा लगता है। फल-फूल, पत्तों से मुझे बेहद प्यार है। घर में हरियाली छाई रहे, अच्छा लगता है। तो जब तक तो कर सकती थी, अपने हाथों से सब किया करती थी। लेकिन परिस्थितियाँ बदल जाती हैं जैसे-जैसे थोड़ा-सा हो। लेकिन फिर भी किसी की सहायता से प्रयत्न रहता है कि घर में हरियाली छाई रहे, तो ये जी। है। बाकी खान-पान में तो सादगी है। बहुत शौक नहीं है, सीधा घर का बना खाना ही पसंद करती हूँ। लेकिन कभी-कभी चटपटा खाना भी अच्छा लगता है। चाहे चाहे वो घर का बना हो तो चाहे बाहर का हो, वो अच्छा लगता है। ताकि लोगों से संपर्क रखना अ, अच्छा लगता है। जितने भी संबंध बनाए जा सकें, बनाए आदमी, जहाँ दूसरों के दुख को बाँट सकता है, वो बाँटे। सुख-दुख दोनों में उनका साथ दें। ये नहीं कि सुख में देना है तो दुख में नहीं देना है। लेकिन एक इसके साथ-साथ मेरा ये है कि जहाँ मैं सबके साथ एक मधुर व्यवहार बनाने के का प्रयत्न करती हूँ कि सबके साथ जो है। मेरी एक और थोड़ी-सी ये भी आदत है कि मैं अगर किसी से संबंध बनाया है, किसी से मित्रता की है या संबंध रखा है, तो उसको मैं निभाने का पूरा प्रयत्न करती हूँ। मन से जुड़ती हूँ और मेरी ओर से ये रहता है कि मैं कभी किसी को दुःख नहीं पहुँचाऊँ, जो संबंध बनाया मेरी ओर से टूटे नहीं। मैं उसको कायम रखूँ, दूसरा अगर करता है तो मैं उसको जोड़ने का प्रयत्न करती हूँ, लेकिन अपने स्वाभिमान को छोड़कर कभी नहीं। जहाँ स्वाभिमान की बात आ जाए, वो मेरे लिए पहले है। अ, संबंध तो है ही है, क्योंकि मेरा प्रयास तो रहता है, लेकिन अपने स्वाभिमान को खोकर। जी। प्रकृति आपको पसंद है तो निसंदेह आपके साहित्य का मूल विषय भी प्रकृति रहा है। पर आपका रचना संसार इतना विस्तृत है जी। कि मैं जानना चाहूँगा जैसे आपने 8-9 कहानी संग्रह लिखे हैं और लघु कथाएँ, उपन्यास और बहुत सारी लंबा हाँ जी। विस्तृत साहित्य संसार है आपका। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें से प्रकृति के ऊपर कितना कुछ वर्णन हुआ है, कितनी बातें हुई? मेरा वैसे कहानी में भी प्रकृति को कहीं न कहीं मैं ज़रूर जोड़ लेती हूँ। कहीं गई हूँ, तो वो कुछ न कुछ प्रकृति का उसमें अवश्य डाल दिया।
नदियाँ, पहाड़, झरने, फल, फूल, पत्ते जो भी उस कहानी में उससे संबंधित हो सकता है, उसमें ले लेती हूँ। लेकिन कविता में मेरा बहुत सारा जो रचना संसार है वो प्रकृति पर ही संबंधित है। कविताएँ भी बहुत सारी हैं और इधर जब से मैंने कविताओं के साथ-साथ मैंने जापानी विधाओं पर लिखना शुरू किया है। हाइकू है, तांका है, सिदोका है, चौका है। तो इसमें अधिकतर प्रकृति से संबंधित मेरी रचनाएँ हैं। वैसे ये विधाएँ जब प्रारंभ की हुई थी जापान में तो वो उनमें लेते ही प्रकृति पर थे। उनका विषय ही यही रहता था, मुख्य विषय यही था कि प्रकृति पर लेता था, होते थी ये। लेकिन जब से यहाँ हमारे देश में इसका चलन हुआ, विस्तार पाया हाइकू ने, तो इसके प्रकृति के साथ-साथ अन्य विषयों को भी, सामाजिक विषयों को भी साथ-साथ ले लिया गया है। बहुत से ऐसे हाइकूकार हैं जिन्होंने लिया, मैंने भी लिया है। मेरे भी विविध विषय हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रकृति पर हैं। पीछे मेरा एक तांका संग्रह आया था, उसमें भी मुख्य रूप से प्रकृति है और अभी एक और सिदोका, वो भी जापानी विधा का है, कविता की एक विधा है, वो भी प्रकाशन के लिए गया हुआ, उसमें भी प्रकृति है। तो मेरा मन जो है प्रकृति के सानिध्य में रहने को करता है। तो इसलिए वो जैसा जैसा देखेंगे, जैसे मन के विचार होंगे, जैसी हमारी भावनाएँ होंगी, वो ज़रूर हमारे लेखन में आती हैं। जी, क्योंकि प्रकृति से जुड़ी हूँ, तो प्रकृति मेरे लेखन में ज़रूर आती है। जी, जी। हुँ। जी, मूल विषय के साथ-साथ अभी विधा की बात आप कर रही थी, जी, तो मैं जी। जानना चाहूँगा ज़्यादातर आपने किस विधा पर काम किया है और वर्तमान में उस विधा का भविष्य क्या समझती हैं? क्या देखती हैं? हाँ, मैंने वैसे आपने भी बताया अलग-अलग विधाओं में लिखा है। प्रारंभ में तो मैंने अपना लेखन जो है वो कहानी से शुरू किया था। अभी बहुत छोटी थी, 9th क्लास में ही थी। एक प्रतियोगिता में हिंदी मिलाप हुआ करते था उस समय समाचार पंजाब में। तब हरियाणा और पंजाब एक ही हुआ करता था। तो उसमें मैंने वो दिया, उसमें प्रथम स्थान आ गया। तो मेरा प्रेरणा मुझे मिली, उत्साह बढ़ा मेरा। तो तब से मैंने लिखना शुरू किया और उस समय क्योंकि वो बचपन का लेखन था, कोई भी विषय ले लेती थी और बाद में मैंने काफ़ी वर्षों तक 40 लगभग कहानियों के बाद फिर मैंने कविता के क्षेत्र में अपना हाथ लेखनी चलाई और वो मैंने मुक्त छंद से शुरू की थी। मेरी अधिकतर कविताएं जो हैं वो मुक्त छंद की हैं। कुछ हैं लेकिन उसमें मुक्त छंद में होने पर भी उसमें लयता और गेयता बनी रहती है मेरी कविताओं में। बाकी जो ये जापानी विधा की हैं, इसमें अपना इनका छंद होता है जो ले ले पूरा किया जाता है, कितने वर्ण हैं, किस तरह से लेना है, उसमें होता है। तो कविता जब मैंने कहानी के बाद कविता शुरू की, तो बहुत सारी कविताएँ लिखी तो मैंने ऐसे ही कि भी चलो चल रही हैं, मुख्य मेरा तो गद्य ही था, कहानी था, उपन्यास था। लेकिन करते-करते बहुत सारी मैंने लिख ली, 4 पुस्तकें कविता की, 2 पुस्तकें हाइकू की हैं, सिदोका की है, एक तांका की है और एक अभी और पुस्तक हाइकू की भी तैयार है। तो बहुत सारी चलती गई लेकिन मेरा मुख्य जो है, इतनी कविताएँ, इतना सब लिखने के बाद भी कहानी पर जो है, वो अधिक मन रमता है। कविता तो वैसे ही है उसमें लिखी नहीं जा सकती, प्रयास से तो लिखी नहीं जा सकती। वो तो आ गए भाव तो लिखी गई। तो जो मन के जो भाव हैं, उसको मैं कहानी में अच्छी तरह से व्यक्त कर सकती हूँ। जी। जी। तो एक प्रश्न हमारा जो है बिल्कुल आपकी इसी बात से शुरू होता है। जी, आपने कहा कि कविता प्रयास से नहीं लिखी जा सकती। लेकिन जी, अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो साहित्यकारों के बीच में बात होती हैं, युवा साहित्यकारों के बीच में बात होती हैं,
तो एक विरोधाभास सा रहता है। और वो जी, हमारा प्रश्न भी है कि साहित्य को या लेखन को जी। विशेष रूप से लेखन को आप वरदान मानती हैं या प्रयास से, मेहनत से किया जा सकने वाला कोई कार्य समझती देखिए, बातें तो दोनों हैं। केवल प्रयास से अब कोई कहे कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, वो लाख कोशिश कर लेगा, उसमें वो संवेदना, वो भावनाएँ नहीं होंगी, विचार तो उसके हो जाएँगे। लेकिन एक कविता है, कविता के लिए वो कहे मैं कविता लिखनी है, तो उसमें वो जो छंद मुक्त भी होगी या मुक्त छंद होगी, लेकिन उसमें वो संवेदना, वो विचार, वो भावनाएँ नहीं होंगी, केवल उसके विचार होंगे कि ये लिखे हैं। तो विचार आने से फिर वो कविता में कविता ना रह के एक गद्य का रूप हो जाता है। तो जब जब कोई भी लेखक है, नहीं तो समाज में हर आदमी कवि लेख बन जाएगा, गायक बन जाए, जिसका गला नहीं है वो भी कहेगा मैं प्रयास से गायक बन जाऊं, गा तो लेगा लेकिन वो कोई बहुत अच्छा गायक नहीं बन सकता है। तो इसके लिए जहाँ तक जैसे मैं हूँ, मैंने अपना ईश्वर का वरदान था तो मैंने प्रारंभ किया, लेकिन इसके साथ साथ उस वरदान को जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं करेंगे, तो वो लिखा नहीं जाएगा। मन में भावनाएँ, उद्गार उमड़ते रहेंगे। कई मुझे ऐसे मेरे जानकार मिले, जब उन्हें शुरू-शुरू में पता चला अच्छा आप लिखते हैं, बहुत अच्छा लगा, छपा उन्होंने देखा। मेरे मन में भी बहुत विचार आते हैं। मैं भी लिखना चाहती हूँ, उनको बताया भी लिखिए, लेकिन लिख नहीं पाए। मतलब उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। तो वरदान मिलने पर भी अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, तो प्रयत्न करने के बिना लेखन नहीं आगे जा सकता है। जी, वो ज़रूरी है, साथ ज़रूरी है। जी। ये कला के विभिन्न रूप हैं, जी। वो अलग-अलग हैं, हम सब जानते हैं। तो फिर उसमें आपने ये साहित्यिक रूप कला का चुनाव किया, कोई इसके पीछे विशेष कारण रहा? साहित्य का क्योंकि शुरू से ही मेरे मन में विचार उमड़ते रहते थे। जैसे मैं पहले भी कई जगह बता चुकी हूँ कि मेरी एक बुआ जी की लड़की थी, वो देख नहीं पाती थी। वो बचपन में बहुत कहानियाँ सुनाती थी। वो कहानियाँ उस समय की राजा रानियों की होती थी। वो कहानियाँ सुनाती थी, मैं उनमें खो जाती थी उन कहानियों में, और फिर कल्पना करती थी कि इसको आगे किस तरह से करना है, बढ़ाना है। और फिर मुझे वो अवसर मिला, तो मेरे जो विचार थे कलम के माध्यम से निकल आए। अब विधाएँ तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हर हर व्यक्ति पेंटर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति गायक नहीं बन सकता। जो जी, जिसमें प्रतिभा होती है, वो वही बनता है। मैं गा नहीं सकती, मैं अपनी कभी मैं कहूँ कि मैं गा कर करूँ इसको, तो नहीं, वो हर हर ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने सबको अपनी-अपनी अलग-अलग प्रतिभा दी है। कई बहुत अच्छे भी ऐसे हैं, खुशकिस्मत हैं जो लिख भी सकते हैं, गा भी सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। अ, ये ठीक है कि संगीत में भी मेरी रुचि है, मैंने अपना विषय लिया हुआ था, सितार बजाती थी, लेकिन अधिक जो है मुझे लेखन में रुचि रही मेरी, और उसी में मेरी संतुष्टि होती है। जी। तो वर्तमान संदर्भ में साहित्य सृजन को कितना प्रासंगिक आप समझती हैं? परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, डिजिटल ज़माना है, लोगों तक पहुँचना अब आसान भी नहीं है और जितना आसान है तो पुस्तकों से पाठक उतना ही दूर भी हो गया है। दूर ये हो गया। पूरी की पूरी जो परिस्थितियाँ हैं बदलते समाज में, ऑनलाइन के ज़माने में, जी, ये जी। सारी चीज़ें देखते हुए साहित्य सृजन कितना प्रासंगिक? देखिए, परिस्थितियाँ तो बदल गई हैं, इसमें शक नहीं। जब सामने आपको एक पढ़ने की बजाय सुनने को वही कहानी मिल जाती है, आपको कविता पढ़ने की बजाय गाने सुनने को मिल जाते हैं, उपन्यास पढ़ने की बजाय पिक्चर मिल जाती है,
तो आप क्यों इस तरफ जाएंगे? लेकिन जहाँ जब तक ये है, अगर कोई पिक्चर बनती है, अगर कोई गाने बनते हैं, कुछ भी होता है, उसके लिए पहले लेखन तो अवश्य है ही है। लिखेंगे तो कविता गाने बनेंगे, लिखेंगे तो पिक्चर बनेगी, लिखेंगे तो कुछ और होगा। लेकिन इसके साथ जहाँ पुस्तकों का संबंध है, कि पुस्तकें प्रभाव तो पड़ा है। बहुत सारे जैसे हम कभी पुस्तक नहीं पढ़ने को मिले तो कुछ होता था, एक नशा था कि पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और एक हम नहीं, उस बहुत सारे और भी लोग थे जो, क्योंकि साधन वही था, पत्र पत्रिकाएं थी या पुस्तकें थी, मनोरंजन का, ज्ञान का, सबका साधन यही था, पुस्तकें थी। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल के और बड़े वैसे वैसे पुस्तकों का प्रचलन कम हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, पुस्तकें लिखना या ये छपवाना ये उतना उपयुक्त नहीं है, तो इसके ये ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपने सौंदर्य से, अपनी सुविधा से, वो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं बहुत समय तक नहीं टिक पाती हैं, क्योंकि उनके अपने, अगर उनके लाभ हैं तो हानियां भी हैं उनकी। अगर इन चीज़ों को हम आज आज बच्चे या हम भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ पुरानी है, जो चीज़ अच्छी है, वो लौट कर फिर आएगी। पुस्तकों का महत्व था, महत्व है और महत्व रहेगा। और इस चीज़ को हर जनरेशन धीरे धीरे समझ जाती है कि हमें किस ओर मुड़ना है। जितना कर लेंगे फिर भी उनके हाथ में जब पुस्तक आएगी, उसका अगर वो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अपने आप उसको उनका शौक बन जाएगा। ये एक एक प्रेरणा देने की, एक जागृति उत्पन्न करने की बात है कि हम कैसे दूसरों को, पाठकों को पुस्तकें पढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। अच्छा साहित्य होगा तो वो अच्छा ज़रूर पढ़ेंगे, ज़रूर उसकी ओर आकर्षित होंगे। तो मैं तो ऐसा समझती हूँ कि लिखना भी उपयुक्त है और प्रकाशित करवाना भी उपयुक्त है। जी। तो मैम, कोई ऐसी घटना, मतलब ऐसी उपलब्धि जिसको आप विशेष मानती हो? यूँ तो अनेकों पुरस्कार आपको मिले हैं, अनेक उपलब्धियाँ आपकी हैं, पर कुछ उपलब्धियाँ जीवन में ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को विशेष प्रेरणा देती हैं या सुखद अनुभव देती हैं? जी, जी। कुछ कई बार ऐसा होता है कि आप ठीक कह रही हैं कि बहुत पुरस्कार संतुष्टि नहीं देते, या वो याद भी नहीं रहते हैं छोटे-मोटे पुरस्कार तो। लेकिन कई ऐसी घटनाएँ, कई ऐसी बातें हो जाती हैं जो बहुत हमेशा याद रहती हैं और बहुत संतुष्टि देती हैं। मेरे जीवन में भी 2 ऐसी बातें हुईं। एक तो ये कि मैंने मेरी एक कहानी छपी, और उस कहानी को पढ़ने के बाद मेरे पास एक पत्र आया, क्योंकि वो कहानी नारी को लेकर थी, एक ऐसी लड़की की जो समाज में परित्यक्ता है, और उसको कोई भी नहीं अपनाता है, बुरी दशा में है, ऐसा कहानी में था। तो उस कहानी से संबंधित किसी एक बुजुर्ग ने, क्योंकि मैंने वो आत्मकथा में कहानी लिखी थी, मैं करके उसमें आत्मकथात्मक विधा में, तो उसमें मेरे पास पत्र आया। उस लड़की की दुर्दशा को देखकर उसके मन में ये विचार आया कि मैं इस लड़की को अपनाना चाहता हूँ, मैं इसको संरक्षण दूंगा, मैं बेटी बनाकर इसको पालूंगा। अब मैं, क्योंकि वो तो मेरी एक, वो ठीक है कि मैंने कहीं मेरे मन में किसी को देखकर भाव आए और मैंने उसको ले लिया, लेकिन मेरे मन में एक ऐसा आया कि मेरी भावनाओं को, मेरी उस संवेदनाओं ने उनके हृदय में जगह बनाई। वो भी उतने ही संवेदित हुए, उतने ही वो भावुक हुए कि उन्होंने उस चीज़ को सच समझ लिया और मुझे पत्र लिखा। एक वो तो आया ही, 2-4 और भी ऐसे आए। तो लेकिन वो घटना सालों
बीत जाने के बाद भी आज भी याद है मुझे, और मैं इस चीज़ का ज़िक्र हमेशा करती हूँ। और इसी तरह से एक और मेरी कहानी थी जिसमें उसने लड़की ने लिखा कि ये आपने मेरी कहानी लिखी है। वही होता तो वही है कि जो समाज में आदमी देखता है, मेरी कहानी की घटना उस कहानी के उस लड़की के जीवन से घटी, और क्योंकि मैंने उस कहानी को एक सकारात्मक रूप दिया था, तो उसने मुझे बताया कि आपकी कहानी को पढ़कर मुझे साहस मिला है, मेरा उत्साह बढ़ा है कि मेरी जो समस्या है उसे मैं खुद सुलझाऊंगी, ज़रूर सुलझाऊंगी और समाज में अपना सम्मान प्राप्त करूंगी। तो ऐसी और भी कई बार ऐसे हुआ, तो ऐसी बहुत छोटी-छोटी कई ऐसे बातें हो जाती हैं, जो लगता है कि हमने अपने पाठकों को कुछ दिया, उनके जीवन में सुधार आया या हमने उनकी भावना को जगाया। तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है कि हमारे पाठक हमें इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें। आपके पसंदीदा साहित्यकार, रचनाकार कौन-कौन हैं? क्योंकि मैंने बहुत साहित्य पढ़ा है और बहुत सारे साहित्यकारों ने मुझे प्रभावित किया है, अपनी भाषा में नहीं और भाषाओं के भी। तो सबसे पहले तो मुझे प्रेमचंद जी ने बहुत प्रभावित किया, और उनके आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद को मैं भी समझती हूँ और अपनाने का भी प्रयत्न करती हूँ। तो उसके साथ-साथ मुझे जैनेंद्र कुमार जी की भी रचनाएँ अच्छी लगती थी, आगे जी की। फिर आगे चले तो कमलेश्वर जी, हिमांशु जोशी, धर्मवीर भारती, फिर समकालीन है हमारे ये तो चित्रा मुद्गल जी। तो बहुत सारे ऐसे इनकी रचनाओं को पढ़ती हुई, वो उनका बहुत नाम तो नहीं, लेकिन साहित्य में अभी हैं, लेकिन अच्छे साहित्यकार हैं, लेकिन वो सामने आने की में नहीं विश्वास रखते। रामेश्वर काम्बोज हिमांशु, वो बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं, मुझे उनका लेखन भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त बांग्ला में मुझे रविंद्रनाथ टैगोर और शरदचंद्र, मैंने वैसे तो और भी उनकी रचनाएं, विमलकर हैं, विमलधर और तारा बंदोपाध्याय, बहुत सारी रचनाएं पढ़ी, लेकिन ये दो मुझे हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। पंजाबी में भी बहुत सारे मैंने पढ़े हैं, लेकिन अमृता प्रीतम, नानक सिंह, प्रोफेसर पूर्ण सिंह और भी नाम हैं, लेकिन इन दोनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। फिर अगर बाहर का लें तो चेखव, टॉल्स्टॉय, वर्ड्सवर्थ, हार्डी की रचनाएं, कीट्स की भी, ये मुझे अच्छे लगते रहे हैं। मैंने वो हिंदी, पंजाबी, बंगला तो पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, वो भी पढ़ा है जितना पढ़ सकती थी, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जिनको मैंने पढ़ा है, मैंने सब पुराने पढ़े हैं, उनमें मुझे ये लगती है। तो कई ये कुछ ऐसे लेखक हैं, कई नए नव लेखक भी हैं, उनमें भी बहुत सारे अच्छा लिख रहे हैं। अब एक वो तो इतने नाम है कि सबके नाम लूंगी तो छूट जाएंगे। जी। जी। तो डॉक्टर रत्नाकर, कहीं न कहीं देखिए एक बड़ी बात ये भी है कि हम सब इस समाज का, मानव समाज का हिस्सा हैं और जी, हम सबकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो एक जी, सामाजिक प्राणी होने के नाते, इस समाज का हिस्सा होने के नाते, बतौर लेखक तो आपने अपनी बात कही, लेकिन मैं जी, चाहता हूँ इस समाज का हिस्सा होने के नाते और एक सम्मानित हिस्सा होने के नाते, ज़िम्मेदार हिस्सा होने के नाते, आप जी। समाज के लिए और विशेष रूप से हमारे समाज की आधी दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, उनमें शिक्षा होती है, तभी वो लोग पढ़ते हैं। तो एक लेखक भी समाज को ये संदेश देना चाहता है कि एक जब व्यक्ति अच्छा बनेगा, तो परिवार अच्छा बनेगा। परिवार अच्छा बनेगा, तो समाज अच्छा बनेगा, और समाज अच्छा बनेगा, तो देश अच्छा बनेगा। तो हर व्यक्ति अपने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान किसी न किसी रूप में दे सकता है। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, मेल-जोल पर रहते हुए
हम जो जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं वो उनको दूर करें, क्योंकि लिख देने से दूर नहीं होंगी। उसको हर व्यक्ति समझेगा कि ये गलत चीज है, इसको हमने दूर करना है, तो ही जाकर वो दूर हो सकती हैं। अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो युवा साहित्यकार जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी वैसे प्रसन्नता की बात है कि हमारे समय में लेखन कोई कोई करता था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बहुत सारे लोग जुड़ते गए, और संख्या बढ़ती गई, और आज बहुत ही खुशी होती है कि जो नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ यानी जितने भी हैं, वो लेखन की ओर प्रेरित हो रहे हैं। उनमें प्रतिभा है तो वो प्रयास भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन अच्छा लिख रहे हैं। बहुत से ऐसी पढ़ने को मिलती हैं रचनाएं जो अच्छा लिखते हैं, लेकिन कुछ अधिक अधिक तो नहीं, क्योंकि आजकल बच्चे हमसे या जितने भी नवयुवक हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। हमारा अनुभव है और उनके पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं सीखने के, समझने के। फिर भी ये है कि एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगी कि लिखने से वो पहले जो है वो अध्ययन ज़रूर करें। जितना अध्ययन करेंगे उतना ही उनको लाभ होगा। मैंने देखिए, मैं फिर अपनी बात भी कहूँगी कि मैं जब अपनी यौवन अवस्था में थी, अभी लिखना शुरू भी नहीं किया था, तो मैंने प्रेमचंद जी का पूरा साहित्य पढ़ लिया था, और उसके बाद मैंने उस समय के जो लेखक थे उन सबकी रचनाओं को पढ़ लिया था। उसके बाद आज तक ये जारी है अध्ययन मेरा। तो कहीं न कहीं मैंने जो महसूस किया कि हम उनके अनुभवों से, उनके रचनाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और फिर कहीं न कहीं उनका प्रभाव भी हम पर आता है। अच्छी बात है, अच्छे लोगों का प्रभाव हमारे पर पड़े तो अच्छी बात है ये। तो इसलिए अध्ययन आवश्यक होता है। दूसरा, जो रचना लिखें, उनको उसी समय प्रकाशित करने की होड़ में मत रहें। वो थोड़ा उसको, जो नए-नए हैं, विशेष तौर पर मैं नयों के लिए कह रही हूँ, उस रचना को लिख के छोड़ दें। उसी अपनी रचना को बार-बार पढ़ें, उन्हें समझें, गुनें, उन्हें देखेंगा। हम अभी अपनी रचना को एक से दूसरी बार पढ़ते हैं, कई शब्द, कई बातें जो हैं, लगता है नहीं यहाँ परिवर्तन होना चाहिए, तो उन्हें स्वयं भी सुधार करके या किसी से समझ के उसको करें। थोड़ा लिखें, अच्छा लिखें, जिससे गुणवत्ता यानी ज़रूर हो, जो समाज के लिए भी उपयुक्त हो। केवल हम अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी लिखें, तो उसमें गुणवत्ता होनी ज़रूर है। कि वो सब कुछ तभी हम कहेंगे कि जब एक नव लेखक जो है वो थोड़ा संयम रख के रचना को लिखेगा, करेगा, समझेगा, और प्रकाशन की भाग-दौड़ में नहीं, जल्दी-जल्दी नहीं पढ़ेगा, जल्दी नहीं करेगा, संयम से काम लेगा, तो उसके जीवन में वो अच्छा लेखक बन सकता है। जी। तो डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर जी, आपने आज हमें अपने बहुमूल्य समय में से इतना समय दिया और हमारे दर्शकों के साथ अपने मन की बात, साहित्य की बात साझा की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से आपके स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप यूँ ही साहित्य की सेवा करती रहें और आगे हमें, पूरे समाज को मार्गदर्शन प्रदान करती रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया मुझे। बहुत-बहुत धन्यवाद।